हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 5 शरीर में गति के बारे में पढ़ेंगे। शरीर में गति को हम लोग अंग्रेजी में बॉडी मूवमेंट भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी मूवमेंट बोलते हैं। इस अध्याय में हम लोग बारी बारी से चीज़ों को पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारा इस अध्याय में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होने लगती है। स्वतः का मतलब होता है अपने आप ही। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 5.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। अब हम सारणी 5.1 जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं इसको देखते हैं। अब देखिए, एक हमारा सारणी में ऊपर में हेडलाइन में दिया हुआ है जंतु, दूसरा में है गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग। मैंने हम जब गति करते हैं तो हमारा कौन सा भाग या अंग उसमें प्रयुक्त होता है उसको लिखना है। तीसरा है जंतु कैसे गमन करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है गाय। गाय किस तरह से? तो गाय जो है कि अपने पैरों से गमन करता है। तो वो गाय का कौन सा अंग प्रयुक्त हो रहा है गमन में? तो पैर हो रहा है। और गाय गमन कैसे करती है? तो गाय क्या है? चलती है। दूसरा है हमारा मनुष्य। तो मनुष्य का गमन करने में कौन सा अंग यूज होता है? तो पैर। कौन सा अंग यूज होता है? तो पैर। ठीक है, अब मान लीजिए कि गमन करने में कैसे गमन करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? वो मनुष्य भी चलता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी चलता है। तीसरा हमारा है सांप। सांप का कौन सा गमन में अंग प्रयुक्त होता है? तो संपूर्ण शरीर। ठीक है, सांप का क्या होता है? संपूर्ण शरीर गमन में प्रयुक्त होता है। और गमन कैसे करते हैं? तो वो सांप रेंग कर गमन करते हैं। पक्षी जो है कि पक्षी का कौन सा भाग जो है कि गमन में प्रयुक्त होता है? तो पंख होता है। क्या होता है? पंख होता है। अब गमन कैसे करते हैं? तो उड़ता है। पंछी क्या करता है? उड़ता है। हमारा पांचवा है कीट। तो कीट किस तरह से? तो कीट जो है कि संपूर्ण शरीर भाग लेता है गमन में। ठीक है, और क्या करता है? तो वो रेंगता है। कीट भी क्या करता है? रेंगता है। कुछ कीटे जो होते हैं कि उड़ते भी हैं। कुछ कीटे में पंख रहते हैं तो वो उड़ते भी हैं। रेंगता है या उड़ता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर या पंख। लास्ट हमारा है मछली। तो मछली का कौन सा भाग गमन में भाग लेता है? तो उसका जो रहता है कि पंखुड़ी जो रहता है, संपूर्ण शरीर जो होता है मछली का, वो गमन में भाग लेता है। संपूर्ण शरीर गमन में भाग लेता है। वो किस प्रकार का? तो मछली जो है तैरती है। मछली का कौन सा भाग गमन करता है? तो मछली तैरती है। और वलय, मछली जो होती है कि पानी में वलयकार बनाती है और एकांतर वलय बनाती है। क्या बनाती है? ये हमेशा चीज़ ध्यान में रखिएगा। एकांतर वलय बनाती है। एकांतर वलय का मतलब होता है कि जितना भाग मान लीजिए कि हमारा दायां आ रहा है उतना ही भाग हमारा बायां जाएगा। तो दायां बायां करने से मछली में क्या होती है? एक गति होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर वलय बनाकर मछली जो होती है पानी में गति करती है। अब हम आगे देखते हैं। चलना
टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? अब हम देखते हैं आगे कि मानव शरीर एवं उसकी गतियाँ। मानव शरीर एवं उसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियाँ ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजाओं को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इस प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं परीक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जुड़े नहीं रहते हैं। आपस में जब दो अस्थियां जुड़ती है तब उसी अंग को हम लोग घुमा सकते हैं, लेकिन जो अंग आपस में दो अस्थियां जुड़ी नहीं रहती है वो अंग मूव नहीं करते हैं, माने घूमते नहीं हैं। क्रियाकलाप अब हम लोग 1 को देखते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 5.1 में दर्शाई गई स्थितियों में रखिए जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? जैसे ये देखिए, इस चित्र में हम लोग देखते हैं क्या कि एक लड़का है, वो अपनी कोहनी को, हथेली को क्या किया है कि एक लकड़ी या पैमाने के सहारे से क्या बांध लिया है, और बांध देने से क्या हो रहा है कि उसके हाथ में कोई गति नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाथ के जो ये भाग हैं यहाँ पर दो अस्थियों का जोड़ रहता है जिसे हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की वजह से हमारा हाथ मूव करता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक लकड़ी के सहारे या पैमाने के सहारे उस हाथ को बांध देते हैं तो जो हमारा जहाँ से मूवमेंट होता है वो हमारा रुक जाता है। इसीलिए अब हम वो हाथ जो है कि मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। यही चीज़ हमको क्रियाकलाप 1 में समझा रहा था। अब हम आगे देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। इन स्थानों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ध्यान देने वाला बात है कि जहाँ पर दो हिस्से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जहाँ पर दो हिस्से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जहाँ पर दो हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। या इसको हम लोग जोड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं, जोड़ बोल सकते हैं, या अंग्रेजी में हम लोग इसको ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? तो नहीं, किसी भी प्रकार की गति करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए
क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थि हैं। अब देखिए क्या बोल रहा था कि हम अपनी उंगली द्वारा अपने चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगली को दबाते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि कोई किसी कठोर वस्तु को हम लोग दबा रहे हैं। ये कठोर वस्तुएं या संरचनाएं क्या कहलाती है? अस्थि कहलाती है। इसको हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं तो अस्थि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं या हड्डियां बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। तो वो कठोर संरचनाएं क्या है? अस्थि है या हड्डी है। अपने शरीर के अन्य भागों को इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते हैं जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। विभिन्न गतियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधि होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में हम लोग जान लें। हमारा पहला संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि। क्या है? कंदुक खलिका संधि। इसको हम लोग अंग्रेजी में बॉल या सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंदी में क्या हो गया? कंदुक खलिका संधि। ठीक है, तो कंदुक खलिका संधि को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं? क्या है? तो यह एक गुलाब संधि है। कंदुक खलिका संधि क्या है? तो यह एक गुलाब संधि है जिसमें एक गोलाकार अस्थि की गेंद के आकार की सतह दूसरी अस्थि के कप जैसे गर्त में क्या हो जाती है? फिट हो जाती है और वो मूव करती है। इसके लिए कंदुक खलिका की संधि जो होती है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हो सकती है? तो हमारा कंधा जो होते हैं, कंधा और हाथ का जो जुड़ाव है वो क्या है? कंदुक खलिका संधि का ही उदाहरण है। या हमारे नितंब होते हैं, नितंब और पैरों में जो संधि होती है वो भी क्या है? कंदुक खलिका संधि के उदाहरण है। अब हम लोग क्रियाकलाप 2 को देखते हैं और बेहतर तरीके से कंदुक खलिका संधि को समझते हैं। कह रहा है 2 में कि कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। जैसा कि चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन को गेंद पर ही चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? आप अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। क्या है? तो कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा जो है वो दूसरी अस्थि की क्या है? कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करते हैं। कंदुक और खलिका संधि जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो सभी प्रकार के दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इस गतियों के उपयुक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए, माने याद कीजिए। इस एक 5.2 चित्र को एक बार और हम लोग समझते हैं। ये हमारा क्या है? कटोरी है। ये कटोरी है और एक जो है ये नीला कलर के हमारा क्या है? बॉल है, गेंद है। और ये हमारा कागज का बेलन है।
तो देख रहे हैं हम कि ये कागज का जो बेलन है वो गेंद के सहारे, गेंद क्या हो गया, गोलाकार हो गया। तो क्या हो गया कि गोलाकार जो आकृति की अस्थियां होती हैं वो कटोरी नुमा गुहिका में जाकर धंसी हुई है, और धंसी हुई है तो इससे क्या होता है, गोलाकार आकृति होने की वजह से ये जो है कि सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। क्या करते हैं, सभी दिशाओं में गति या मूव करते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा दूसरा क्या है, धुराग्र संधि। क्या है, धुराग्र संधि। इसको हम लोग पिवट ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, इसको पिवट ज्वाइंट भी बोलते हैं, पिवट ज्वाइंट। ठीक है, इसको दूसरा नाम जो होता है धुराग्र संधि का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं धुराग्र संधि होती क्या है। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को हम लोग क्या कहते हैं, धुराग्र संधि बोलते हैं। क्या, गर्दन और तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। क्या है धुराग्र संधि, तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे तथा दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इसी संधि के द्वारा हम अपने सर को पीछे आगे दायां बायां घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे शरीर की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। क्या होती है, तो एक छल्ले में घूमती रहती है। ठीक है, अब हमारा क्या है तीसरा, हिंज संधि। क्या है, हिंज संधि। इसको अंग्रेजी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, हिंज ज्वाइंट। अब हम लोग हिंज ज्वाइंट को समझते हैं। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों का ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजा को आगे पीछे की ओर खुलने देता है। अब हम क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। क्रियाकलाप 3 में हमारा क्या है, आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 5.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद कीजिए। अब क्या करना है, कागज के बेलन जो हम लोग बनाए उसमें क्या मध्य में क्या करना है, एक छेद कर देना है। छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए और उसमें क्या करना है, एक छोटी सी पेंसिल लगा देना है। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर इसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, और एक और एक्स्ट्रा हम लोगों को गत्ता लेना है और उसको मोड़कर इस प्रकार बनाना है कि वो आधा बेलन बन जाए, जिस प्रकार दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी के इस प्रकार की गति को देखी है। चित्र 5.5 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज संधि से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। हिंज क्या करता है, एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है। कोहनी में क्या होती है, हिंज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। जिससे क्या हो सकता है, तो एक ही दिशा में आगे पीछे गति हो सकता है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। अब हमारा चौथा है अचल संधि। क्या है, अचल संधि। अचल संधि को हम लोग अंग्रेजी में इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। क्या, इमूवेबल ज्वाइंट। इसका एक दूसरा नाम भी है सिनाथ्रोसिस ज्वाइंट या संधि बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको। इसमें क्या है कि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो अस्थियां माने मूव नहीं कर सकती है, कोई गति नहीं करती, वो क्या होती है, अचल संधि होती है। क्या होती है, अचल संधि होती है।
ठीक है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियां क्या कहलाती है? अचल संधि कहलाती है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। ऊपरी जबड़े तथा कपाल के बीच क्या है? अचल संधि है। हमने कुछ संधियों की चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। संधि का क्या काम है? तो ये हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक उसी प्रकार क्या करती हैं? शरीर की सुंदर आकृति बनाने में या निर्माण करने में सहायता करती है। इस ढांचा को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। इस ढांचा को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में इस प्रकार जान पाते हैं। हमारे शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों के और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठिन अस्थियों की आकृति का पता चलते हैं। अब चित्र 5.7 को देखिए। ये क्या है? तो मानव कंकाल का दिया हुआ है। क्या किस चीज़ का चित्र है? ये मानव कंकाल का दिया हुआ है। अब देखिए, हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो हमारी जो है इसी को हम लोग क्या बोले थे? कंदुक खलिका संधि बोले थे। क्या बोले थे? कंदुक खलिका संधि। ये क्या है? हमारा कंदुक खलिका क्या है? संधि है या ज्वाइंट इसको बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा देखिए ये धुराग्र संधि है। ये जो हमारा हिस्सा होता है ये क्या है? धुराग्र संधि है। क्या है? धुराग्र संधि। ठीक है। कुछ हमारे ज्वाइंट होते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं, जो मूव नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? अचल संधि होते हैं। क्या होते हैं? अचल संधि होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा देखिए ये जो ज्वाइंट है ये क्या है? ये हिंज ज्वाइंट है। क्या है? हिंज ज्वाइंट या हिंज संधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज संधि भी इसको बोलते हैं। अब देखिए हमारे जो मानव कंकाल में जो ये पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। कभी भी आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी कौन है, तो फीमर है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी या अस्थि कौन है, तो क्या हो जाएगा? स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज। ये क्या होती है? तो ये कान की हड्डी होती है। ये क्या होती है? कान की हड्डी होती है। स्टेपीज क्या है? कान की हड्डी है। और फीमर क्या होती है? तो जांघ की हड्डी है। किस चीज़ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। कोई पूछ सकता है कि मानव शरीर में कितने अस्थि होते हैं, तो 206 होते हैं। मानव शरीर में कितने अस्थि होते हैं? 206। मानव शरीर में कितने अस्थियां हैं? तो 206। और मानव शरीर में कितने संधि होते हैं? संधि कितने होते हैं? तो 360। संधि कितने होते हैं? 360। कोई पूछेगा कि नवजात शिशु में कितने अस्थि होते हैं, तो नवजात शिशु में कितने होते हैं? तो 300। नवजात शिशु में कितने अस्थि होते हैं? तो 300 अस्थि होते हैं। ठीक है। ऊपर के जो ये हैं इसको हम लोग कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग ये जो है ये नेत्र क्रेटर बोला जाता है। ये क्या हो जाता है? नासास्तिस हो जाता है। ठीक है। ये हमारा जो पैर के जो उंगली होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंगुलास्थि बोलते हैं। ठीक है। ये जो एड़ी के पास की जो उंगली रहती है वो क्या है? गुल्फास्थि है। ठीक है। ये जो घुटनों के और फीमर के नीचे जो हमारे साथ होते हैं अस्थि वो क्या कहलाते हैं? तो वो फिबुला कहलाते हैं। ये क्या है? फिबुला है। क्या है? फिबुला।
ला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करते हैं। चिकित्सक को अंग्रेजी में हम लोग डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें अस्थियों को कुछ संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र माने आगे एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे के चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? आपकी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? चित्र 5.9। क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। ठीक है, आपकी जो कलाई होती है जो हम लोगों की, वो क्या होती है? बहुत ही लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? ये मूव नहीं करती। क्या करती? मूव नहीं करती। अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या है, क्रियाकलाप 4 को। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 5.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती है। इस शंकुरूपी बक्सों को पसली पिंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसली पिंजर बोलते हैं। क्या होती है? तो पसलियां जो होती है विशेष रूप से अवक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को क्या बोलते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ कितनी? 12 पसलियां होती है। वक्ष के दोनों तरफ कितनी पसलियां होती है? तो 12 पसली होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। ठीक है, जो हमारे गर्दन से लेकर पीठ तक के नीचे तक जो गई हुई है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? मेरुदंड कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरुदंड। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। मेरुदंड क्या होती है? अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कशेरुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशेरुका बोलते हैं। मेरुदंड, मानव शरीर में कितने मेरुदंड है? मेरुदंड जो होते हैं कि एक ही है, उसमें कशेरुका कितना है? तो 33 है। मेरुदंड में कितने कशेरुका होती हैं? तो 33 होती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं झुक सकता है। क्यों? क्योंकि एक अस्थिया में कोई गति नहीं होगी, कोई गमन का कोई साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपस में संधि होने से क्या होता है कि वो जो शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? मूव होते हैं। हड्डी में हम लोग देखते हैं या अस्थि में देखते हैं, वो एक दूसरे के आपस में किस संधि द्वारा जुड़े रहते हैं, इसीलिए उनमें गति होती है। जब वो एक ही अस्थि होगी तो उनमें गति नहीं होगा। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्के लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? इन्हें कंधे की अस्थि बोलते हैं। जो कंधे के पास में उभरी हुई 2 अस्थियां दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? कंधे की अस्थि कहलाती है। चित्र 5.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणी अस्थि है।
यह संरचना क्या है? श्रोणि अस्थि है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। श्रोणि अस्थि क्या करती है? तो हमारे आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। हमारी खोपड़ी जो क्या है, एक दूसरी अस्थियों से जुड़े होने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करता है। क्या करता है? खोपड़ी हमारा क्या करता है? मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि बोलते हैं। ठीक है, कंकाल के अतिरिक्त भी हमारे शरीर में क्या होते हैं? कुछ और भी अस्थियां हैं जो अस्थियों जितना कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये क्या है? ये उपास्थि हैं। क्या होती हैं? ये उपास्थि हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। शरीर की संधियों में भी क्या? उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। मानव कंकाल क्या होता है? तो अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। चित्र 5.17। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। शरीर का जो कोई उभरा भाग दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? पेशी कहलाता है। संकुचित का मतलब होता है लंबाई में कमी। जिस लंबाई में कमी हो जो उसे क्या कहेंगे? संकुचित कहेंगे। होने के कारण पेशियां उभर सकती है। संकुचित होने के कारण ही क्या होती है? पेशियां उभर आती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए क्या करना होता है? तो दो अस्थियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशी में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी इस शिथिल अवस्था में आ जाती है और दूसरा पेशी क्या होता है? शिथिल अवस्था में आ जाती है। लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? शिथिल बोलते हैं। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब स्थिर पेशी सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। स्थिर वस्तु क्या करती है? तो पेशी सिकुड़ कर अस्थि को पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है।
एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को क्या संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। अब हम जंतुओं की चाल को देखते हैं। पहला क्या है? केंचुआ। पहला क्या है? केंचुआ। क्रियाकलाप 5 को हम लोग देखते हैं। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोख फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुओं को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरों से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती है। केंचुए के शरीर में क्या होती है? अस्थियां नहीं होती है। उनमें क्या पाई जाती है? तो पेशियां पाई जाती है। इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। पेशी क्या करती है? इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुए अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहते हैं, माने पिछला भाग को क्या कहते हैं? भूमि में जकड़े रहते हैं तथा अग्र भाग को फैलाते हैं, माने आगे के भाग को क्या करते हैं? फैलाते हैं। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है। इसके बाद क्या करता है? वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। उसके बाद क्या करता है? शरीर को वह संकुचित कर देता है और पश्च भाग को क्या करता है? आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। इससे क्या करता है? वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराती है। केंचुए क्या करती है? इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। केंचुए के शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्सों को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसे आकृति, सूख क्या है? तो बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। सूख का क्या काम क्या है? तो वो मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुए वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकालता है और उसका शरीर क्या करता है? अनपचे पदार्थों को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। अब हमारा दूसरा है घोंघा। दूसरा हमारा क्या है? घोंघा। क्रियाकलाप 6 से हम इसे समझते हैं। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी ठीक पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। केंचुए के जो पीठ पर जो गोल संरचना होती है वो क्या कहलाती है? कवच कहलाती है। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है। यह घोंघे का क्या है? बाह्य कंकाल है। परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है। कवच क्या होता है? एकल एकक होता है। यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद है। मोटी संरचना क्या है? पाद। पाद का मतलब होता है पैर। पाद का मतलब पैर, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद किसका बना होता है? तो दृढ़
पेशियों का बना होता है। अब सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को एक ओर थोड़ा सा झुकाइए। पाद की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी है? अब हमारा तीसरा है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा। क्रियाकलाप 7, किसी कॉकरोच का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़े पैर होते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े पैर होते हैं? तो 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। इसका शरीर क्या होता है? तो बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है। विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े रहते हैं। वक्ष से 2 जोड़े क्या होते हैं? पंख भी जुड़े रहते हैं। अगले पैर संकरे, पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता प्रदान करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टों को उड़ने के समय उसके परों को गति देता है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टों को उड़ने के समय क्या करता है? तो परों को गति देता है। चौथा हमारा क्या है? पक्षी। क्रियाकलाप 8, पक्षी हवा में उड़ते हैं। पक्षी क्या होते हैं? हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है। क्यों उड़ पाते हैं? उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अस्थियों में क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। हल्की एवं मजबूत होती हैं। पश्चपाद माने पिछला पैर। पश्चपाद का मतलब क्या हो गया? पिछला पैर। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के अनुकूलित होती है। अग्रपाद मतलब आगे का पैर की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। रूपांतरित होकर क्या करती है? पक्षी का पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। अब हमारा है लाल मछली। क्रियाकलाप 9, कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? मछली एक का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। ऐसी आकृति क्या कहलाती है? धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। मछली का कंकाल क्या होता है? तो दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। आगे का भाग विपरीत दिशा में और पूंछ अलग दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे के मुड़ जाते हैं। मछली के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ से पख इस कार्य में उसकी सहायता करती है। पूंछ के पख इस कार्य में उसकी सहायता करती है। मछली के शरीर पर और भी पख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। और भी पख होते हैं जो क्या करते हैं? मछली को दिशा निर्धारण एवं तैरने में सहायक प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं?
ठीक है। गोताखोर क्या करते हैं, इसी प्रकार के पख को अपने पैरों में पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायक होते हैं। सर्प कैसे चलता है? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। सर्प का मेरुदंड क्या होता है? लंबा होता है। शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है। सर्प की पेशियां जो होती है क्या होती है? छिन्न एवं असंख्य होती है। छिन्न माने पतला एवं असंख्य बहुत सारी होती हैं। वे परस्पर जुड़ी रहती हैं। वे परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती है। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा एक दूसरे को से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। सर्प का प्रत्येक वलय क्या करता है? उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय को आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों के से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में अनेक भाग होते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? अनेक। उनकी क्या पुस्तक है? गेट ऑफ एनिमल्स। यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता एवं भिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादी हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। बेहतर जीवन के लिए योग। बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में सहायता करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। हड्डियों को कमज़ोर करती है। यह हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी होती है, इससे भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अब हमारा इस अध्याय का सारांश है, जिसको हम एक देख लेते हैं। सारांश में हमारा पहला पॉइंट है, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। अस्थि उपास्थि ही क्या होते हैं? मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है। कंकाल क्या है? चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। और आंतरिक अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल हमारा क्या हो जाता है? तो खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, पेशियों को जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। क्या करती है? पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां क्या हड्डियां जो क्या करती है? गति करती हैं। अस्थियों की संधि की अनेक प्रकार की होती है। यह संधि की प्रकृति एवं गति
गति की दिशा पर निर्भर करता है। ये क्या करता है, तो प्रकृति की गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फरफराकर उड़ते हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फरफराकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों और एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलय गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियों शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। तेलचट्टा का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तेलचट्टा को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। चलने एवं उड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अध सतह पर सूक केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता कर सूक क्या करती है, तो केंचुओं को जमीन पर पकड़ बनाने में मदद करती है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंघा क्या करता है, पेशीय पाद की सहायता से चलता है या आगे बढ़ता है। इस तरह से हमारा अध्याय 5 शरीर में गति समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद है बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहां भी आपको दिक्कत हो तो आप हम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर से मैं उसे बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और वो चीज़ क्या होती है उन्हें बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।